हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलो, कैसा रहा संडे? बढ़िया रहा होगा। सब तैयारी लगातार कर ही रहे हैं, आपको पता है आपका एग्जाम आने वाला है। स्नीजिंग आ रही है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो चलो। रोज की तरह सबसे पहले आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार अगेन, जो बाद में जुड़े हैं जुड़ते रहिए, और जो बच्चे आ रहे हैं सब एक दूसरे को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो हमें बहुत ज्यादा जोर पड़ता है लाइक करके, तो थोड़ा हमारा मनोबल भी बढ़ाओ। ठीक, चलो। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन, और जो आसपास की जो काम की घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की कुछ काम की घटनाओं की। देखो, काम की घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला सवाल है, क्या किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, तो ये असम के हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको पता होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अपने जो बयान सॉरी बयान देते रहते हैं, तो उन बयानों की वजह से ये चर्चा में रहते ही हैं। इनके द्वारा जो जैसे एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मोइतू योजना, ठीक है। कौन सी योजना? मोइतू योजना। मोइतू योजना, इस तरह की जो योजना है उसमें जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की जो शिक्षा है, उस शिक्षा की वजह से जो है ये काफी प्रसिद्ध मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। जरा बात करते हैं और प्रधानमंत्री, अब इसमें और अन्य सर्वेक्षण क्या हुए हैं? अगर अन्य सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, अन्य सर्वेक्षण क्या कह रहा है, तो अन्य सर्वेक्षण ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, अब बीजेपी की पॉलिसी के हिसाब से जो नरेंद्र मोदी है उनका तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा अगले साल, उसके बाद अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? तो इंडिया टुडे ग्रुप और सी वेटर मूड ऑफ द नेशन, जिसको MOTN शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इन्होंने ये बताया कि 26.8% लोग ये मानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जबकि 25.3% लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री। इसमें जेपी नड्डा और जेपी नड्डा के अलावा एक जो है बड़ा नाम और है आपका नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी, ये प्रमुख व्यक्ति हैं। ये भी जो है प्रधानमंत्री जो है माना गया कि ये भी प्रधानमंत्री अगले आने वाले समय में हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बड़े नेताओं की अगर बात करें तो इसमें नेता जो माना गया है वो राहुल गांधी। राहुल गांधी के अलावा इसमें और दूसरा नेता जो है वो है ममता बनर्जी। इसके अलावा अखिलेश यादव, ठीक है, अखिलेश नेता के रूप में माने गए हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? और जब से ये घोषणा की है उस तब से जो है विवाद खड़ा हो गया है किसके साथ? चीन और यूएसए का। ठीक है, चीन और यूएसए का विवाद इसलिए खड़ा हो गया है कि चीन का ये मानना है, ठीक है, चीन का क्या मानना है? चीन का ये मानना है कि आने वाले समय में, चीन का क्या मानना है? चीन का ये मानना है कि आने वाले समय में ये वाले जो लड़ाकू विमान है, जो चीन की जो सुरक्षा है, चीन की क्या, चीन की सुरक्षा है, तो चीन की सुरक्षा के लिए क्या है, ये खतरा है। तो इसलिए जो है चीन इसमें बरगला रहा है, और ये जो है किसने? अमेरिका ने भारत को दिए है। अमेरिका के राष्ट्रपति आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी जो है उन्होंने संयुक्त वार्ता की, और संयुक्त वार्ता में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष
भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि करेगा। और उन्होंने भारत को अमेरिका के सबसे उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म F-35 की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान की पेशकश भी की है। उसका कारण ये है कि 5वीं श्रेणी के जो लड़ाकू विमान है वो चाइना ने विकसित कर लिए हैं। अब चाइना ने जो 5वीं श्रेणी के जो लड़ाकू विमान है वो विकसित किए हैं, तो इस वजह से जो है भारत को भी F-35 जो 5वीं श्रेणी का जो विमान है वो खरीदना जो है वो क्या पड़ रहा है, जरूरी है। वो खरीदना जो है क्या है, वो खरीदना जरूरी है। क्लियर है ना, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाने की घोषणा की है वो कही है अमेरिका ने। दरअसल जहां अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल टैरिफ जो होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो होता है इसको जैसे को तैसा टैक्स भी कहते हैं। जैसे को तैसा टैक्स का मतलब है कि अगर कोई देश हमारे प्रोडक्ट पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है तो हम भी उस पर उससे ज्यादा टैक्स लगा दे, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। तो इसको कहते हैं जैसे को तैसा टैक्स। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत अपने सभी व्यापारिक साझेदारों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। उनका ये कहना है कि रेसिप्रोकल जो टैक्स है ये इसलिए लगाया गया है कि भारत बहुत ज्यादा जो है अमेरिकी प्रोडक्ट पर क्या लगाता है, टैक्स लगाता है, इसलिए उन्होंने ये वाला जो टैक्स है लगाया है। ठीक, अमेरिका चाहता है कि कई देशों द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्क दरों का मुकाबला किया जाए, जिससे अमेरिका जो है पूरी दुनिया में जो व्यापार हो रहा है उसमें सभी की क्या कर सके, बराबरी कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है? तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि किस देश ने आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है? तो ये है आपका मिस्र। ठीक है, किसने की है? मिस्र ने की है। आपको पता होगा कि जो अरब, ठीक है, अरब अरब जो शिखर सम्मेलन है, अरब शिखर सम्मेलन में हर बार जो है देश कौन कौन शामिल होते हैं? सऊदी अरब, यमन, ओमान और सऊदी जो है इसके आसपास के छोटे मोटे देश। इसमें जो है जो अरब यूनियन है, अरब यूनियन का जो सदस्य है, अरब खाड़ी से अलग केवल कौन है? मिस्र है। तो 1927 में जो अरब यूनियन बनी थी तो उसमें जो है ये आपका शामिल हो गया था, क्या कहते हैं, मिस्र। तो इसमें अब की बार क्या हो रहा है, आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की बैठक हो रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मिस्र, मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को नील, मिस्र से एक क्वेश्चन बनता है कि नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा जो कपास है, दुनिया में सबसे ज्यादा कपास की जो खेती है वो कौन करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा कपास की खेती कौन करता है? मिस्र करता है। मिस्र की अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्र की सभ्यता कैसी है, तो इसकी सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये सभ्यता आपको ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है और ये सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। क्लियर है? चलो बात करते हैं और इसके बारे में। तो ये अब जो है 27 फरवरी को काहिरा में क्या होगा? मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी। सम्मेलन में फिलिस्तीन और गाजा पट्टी, मूल जो मुद्दा है वो ये है कि जो फिलिस्तीन है और जो गाजा पट्टी है इससे जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। ठीक है, मिस्र के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान करके जानकारी दे दी है कि मिस्र अब जो है अरब देशों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ही अपना जो है जो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू वो गाजा पट्टी पर रखने वाला है। ठीक है ना, तो मिस्र के बारे में हमने समझ लिया है। मिस्र से आपको पूछा जाए तो मिस्र जो है कौन से महाद्वीप में है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर है? मिस्र जो है अफ्रीका, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में है। कहां पर है? अफ्रीका
महाद्वीप में है। क्लियर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक। WGS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, समझ में आया? WGS 2025 का आयोजन, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा भी जाएगा कि WGS क्या है, WGS का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहली बात तो बात करते हैं WGS के आयोजन की, तो ये हुआ है कहाँ पर? दुबई में। कहाँ पर हुआ है? दुबई में। दुबई आपको पता ही है कि ये कहाँ पर है? UAE की क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। दुबई से एक चीज और ध्यान रखना कि भारत भारत के जो सभी आईसीसी जो मैच हैं, भारत के सभी जो आईसीसी मैच हैं, उनका आयोजन जो है वो कहां पर हो रहा है? दुबई में हो रहा है। ठीक। इसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो विश्व वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है, इसको कहेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। ठीक है। इसकी बात करें तो संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण है 12वां। कौन सा संस्करण है? 12वां। और इस संस्करण का मुख्य विषय ये है कि भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। ठीक है। इसका जो अगर पूछा जाए थीम क्या है, तो भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि वैश्विक सहयोग को मजबूती देने के लिए हर बार सम्मेलन किया जाता है। पिछली बार जब हुआ था सऊदी अरब में, तो इसमें जो है भारत भाग लेने गया था। ठीक है। WGS की एक वार्षिक कार्यक्रम है और ये वैश्विक मुद्दों पर निरंतर जो संवाद करने के लिए लोगों को एक मंच जो है क्या करता है? प्रदान करता है। तो इसमें विशेषकर भारत अब की बार, आपको ध्यान रखना है, तो भारत अब की बार जो है इसमें चर्चा करने वाला है। भारत जो है इसमें चर्चा करने वाला है किस पे? अफगानिस्तान। किस पर चर्चा करने वाला है? अफगानिस्तान संबंध पर अब की बार भारत इसमें चर्चा करने वाला है, क्योंकि भारत के और अफगानिस्तान के संबंध इस समय बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। क्लियर है भी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो ऐसा है, जितने भी जो लोग हैं मेरे भाई, आप समझ लो, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सभी को पता है कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है आर्थिक मामलों के हिसाब से। जितनी भी हमारी जो पॉलिसी आ रही है वो इतनी अच्छी है नहीं जो देश का डेवलपमेंट हो सके। शेयर मार्केट की हालत तुम्हें पता ही है क्या चल रही है। GDP ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो अब हम निगेटिव में लगभग जा ही रहे हैं जो है। तो अब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 से 6.8 रहने का क्या है? अनुमान है। और इसमें भी खास बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में, ध्यान रखने वाली ये बात है कि पिछले 3 वर्षों में हम लगातार, ये बात ध्यान रखना है कि पिछले 3 वर्षों में लगातार हमारी जो विकास दर है वो कैसी हो रही है? धीमी हो रही है। ठीक है। पिछले 3 वर्षों में जो हमारी विकास दर है वो लगातार कैसी हो रही है? वो धीमी हो रही है। क्लियर है? कितनी हो रही है? धीमी हो रही है। ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करेंगे तो 2025-26 के लिए 6.3 से मैंने बता ही दिया है। और अगर बात करें तो 2024-25 हमारी जो वृद्धि दर है वो 6.4 रहने का क्या है? अनुमान है। अब 25-26 तो 4 वर्षों में को भविष्य के विकास के लिए अपने जनसंख्यिकी लाभांश और मजबूती घरेलू बैलेंस शीट का जो है अब जो आंकड़ा है वो उठाना चाहिए, क्योंकि अभी हम केवल क्या कर रहे हैं? एक वर्ग को, जो बड़ा जो वर्ग है, केवल उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। जो बड़ा जनसंख्या का समूह है ना, उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी दिक्कत आएगी, जिन लोगों के पास रोजगार है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से और प्राइवेट में अच्छी जॉब ले रहे हैं, तो वो तो सिक्योर हो जाएंगे। बाकी पूरे देश में भुखमरी की स्थिति आ जाएगी जो आपातकाल तक भी लगा सकती है। पर लोगों को इस बात में कोई मतलब नहीं है। लोग बड़े आराम से जो है चीजें सुन रहे हैं। यहाँ पर जो है धार्मिक मुद्दों में मजा आता है, आर्थिक मुद्दों से इन्हें क्या मतलब है? तो पता चलेगा। अभी जरा थोड़ा लंबा समय लगेगा, 2-3-4 साल लग सकते हैं, हो सकता है 5 भी लग जाए, पर उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े भयावह होंगे। और जो लोग हैं, जो इस चीज से पढ़े लिखे हैं, जो इन चीजों को समझ रहे हैं, वो चिंतित हैं इस चीज को लेकर। ठीक। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा चीन। कौन करने वाला है? चीन करने वाला है। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेल महासंघ
राष्ट्रीय खेल अंतरराष्ट्रीय जो खेल महासंघ है उसने ये बताया है कि पूरी तरह से जो है इसको वित्त पोषित जो है अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ इसको करेगा। ठीक, इसके अलावा इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 7 से 14 फरवरी 2025 तक चीन के हॉर्बिन में आयोजित किए जाएंगे। तब तक चीन के हॉर्बिन में आयोजित किए जाएंगे। अब मैं इसको कल वाली क्लास में आपको पूरे सामने डिटेल लेकर आऊंगा। इसमें 59 एथलीट और 20 अधिकारी सहित 88 सदस्य जो है भारत की तरफ से जाने वाले हैं। इसमें भारत में अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड और स्केटिंग और स्पीड और इस तरह के जो खेल हैं वो अलग जो आइस पर खेले जाते हैं उनको जो है इस पर जो है खेला जाना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये वाले खेल जो है खेले जाएंगे। चली नामक एक अराकू उत्सव है, ये बड़ा फेमस है कि चली नामक अराकू उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पिछली बार जो एनटीपीसी का और पिछले साल का जो सीएचएसएल का जो एग्जाम है उसमें जो आपका चली अराकू उत्सव है ये आया हुआ है। तो चली अराकू उत्सव जो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, चली अराकू उत्सव जो है आपका आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है। दरअसल आंध्र प्रदेश में एक घाटी है जिसका नाम है अराकू घाटी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में घाटी है अराकू घाटी। और इस अराकू घाटी की अगर बात करें तो इसको जो है कई बार कहा जाता है आंध्र प्रदेश की ऊटी भी कहा जाता है। इसको आंध्र प्रदेश की ऊटी किसको, अराकू घाटी को कहा जाता है। समुद्र तल से 600 से 900 मीटर औसत ऊंचाई इसकी है। ये बहुत अलग तरह की बायोडायवर्सिटी है यहाँ पर और लोग यहाँ की प्रकृति का नजारा लेने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, लोग यहाँ की प्रकृति का नजारा लेने जाते हैं। और इसे जो है आंध्र की ऊटी मैंने बताई दिया कहा जाता है। विभिन्न जनजातियों, मुख्य रूप से अराकू जनजातियों का इसको क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। घाटी में प्रसिद्ध अराकू अरेबिका कॉफी जो है क्या होती है, पैदा होती है। मैंने आपको बताया भी है कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक अरेबिका कॉफी जो है उत्पादित होती है। और अरेबिका कॉफी को 2019 में जीआई टैग मिल चुका है। अरेबिका कॉफी को 2019 में क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना कि रखकोंडा तरह के पर्वतों से घिरी हुई एक घाटी है छोटी सी जिसका नाम क्या है, अराकू घाटी। घाटी का आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पर्वतों या पहाड़ों के बीच का जो मैदान होता है उस पर्वतों या पहाड़ों के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। किस देश ने एतमाद और गदर 380 नामक मिसाइलें लॉन्च की हैं, तो इसका नाम क्या है, ईरान है, ठीक है। गदर और एतमाद 380 मिसाइल लॉन्च करने वाला जो देश है वो कौन सा है, ईरान है। ईरान ने 2 मिसाइलों का अनावरण किया है जिसका नाम है एतमाद गदर 38। एतमाद की अगर बात करें तो एतमाद एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 16 मीटर, व्यास 1.25 मीटर है और यह सटीक निशान लगाने के लिए जो है निर्देशित वारहेड से सुसज्जित है। वारहेड से इसको क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। बात करते हैं 380 की, गदर 380 की अगर बात करें तो ये एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है और जिसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जिसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर है। इसमें एंटी जैमिंग क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए जो है प्रतिरोधी बनाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि दुश्मन देश जो जैमर लगा देता है तो जैमर से हमारे जो सिग्नल काम करते हैं तो इस पर जैमर काम नहीं करेगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया, जाम्बिया में अपने विकास कार्यक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है? तो अगर बात करें तो यह आंसर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। किसने किया है, स्विट्जरलैंड ने। विदेशी सहायता में बजट कटौती के कारण स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के विकास सहायता कार्यक्रमों में सहायता देने से मनाही कर दी है। स्विट्जरलैंड की संसद ने अपने विदेशी सहायता बजट में 110 मिलियन स्विस फ्रैंक की क्या की है, कटौती की है। आपको मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड की अगर मुद्रा की बात की जाए तो आप बता देना कि इसकी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, स्विस फ्रैंक है। क्या है, स्विस फ्रैंक जो है इसकी क्या है,
मुद्रा है। ठीक है, 2026-2028 के लिए 321 मिलियन स्विस फ्रैंक की जो है कटौती की गई है। तो बड़ी कटौती की गई है, जिससे जो छोटे देश थे, जो डेवलपमेंट जिनका होता था, अब वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इन कटौतियों का द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग दोनों पर जो है क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। एक बड़ा पहलू ये भी देख रहा है कि कहीं ना कहीं इसको धार्मिक मुद्दा मानकर जो है ये कह रहा है कि धार्मिक मुद्दों के आधार पर जो है ये क्या की गई है, कटौती की गई है। ठीक है, मानवीय प्रयासों को ये निधि देगा और निर्णय जो है स्विट्जरलैंड के वित्तीय समायोजन के। भाई इस समय स्विट्जरलैंड की भी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको मदद करने से पहले अपनी मदद भी तो देखनी है। इसलिए उन्होंने जो है मदद करने से क्या कर दिया, मना कर दी है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात? चलो सही है। तो आज हमने ये वाले सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक और नई क्लास में। सारे पढ़ते रहिए और जो है बढ़िया से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर कल नई क्लास में। और कल का जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आज देखता हूँ कि कौन कमेंट करता है। आज मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया ना, ठीक है।